तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर की क्लास। कैलेंडर की क्लास लेके आए हैं आपके लिए, जो कि रीजनिंग से संबंधित है हमारा। और रीजनिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, उसमें भी कैलेंडर हो गया, आपके जो मेन टॉपिक रहते हैं रीजनिंग के, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इस टाइप के जो टॉपिक मेन टॉपिक रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी है। तो ये सब जो है आज हम एक साथ तो नहीं बता सकते, तो आज उनमें से हम एक टॉपिक चुन के लाए हैं आपके लिए, कैलेंडर का टॉपिक। अच्छा, कैलेंडर जो है, जो हम लोगों से एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम जो भी रहते हैं उसमें जो हमसे सवाल आते हैं, वो कैलेंडर कौन सा होता है? वो कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर रहता है। ठीक है, नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करोगे तो कैलेंडर में आपको बता देगा कि जो दिन स्टार्ट होता है वो संडे से होता है। संडे मतलब रविवार से। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है ये हमें बताता है कि हमारा जो कैलेंडर का दिन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सोमवार से, मंडे से। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। ये क्या है कि ये फर्क समझना। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है उसमें आप गूगल के थ्रू ना जाके आप ये देखिए कि आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करना है, और इसमें आपका जो दिन रहेगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें जो है कैलेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें पता होना चाहिए, स्टार्टिंग का पॉइंट है, वो होता है वर्ष। वर्ष जो होते हैं, या इंग्लिश में ईयर कह लो, ईयर जो रहता है ये दो तरीके के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है अधिवर्ष। सामान्य वर्ष को हम बोलते हैं सामान्य वर्ष हो गया आपका नॉर्मल ईयर, अधिवर्ष हो गया आपका लीप ईयर। लीप ईयर। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? समझने वाली बात है। इन दोनों में जो फर्क है वो इतना है कि जिस वर्ष में, मान लो कोई वर्ष है हमारे पास 2010, तो हमें चेक करना होता है, जब वर्ष में हमें चेक करना होता है कि ये वर्ष सामान्य है या फिर अधिवर्ष है, मतलब नॉर्मल है या लीप ईयर है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। अगर 4 से भाग देने पर पूरा भाग जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। इसमें अगर हम भाग देते हैं 2010 में 4 का, तो 4 पंचे 20, ये कट हो गया, यहां से 1 आया, यहां 0 हो गया, यहां से फिर 1 आया, 4 दूनी 8। यहां पे शेषफल जो आया वो 2 आ गया। अगर शेषफल यहाँ पे कुछ भी आता है, 1 2 3 कुछ भी शेषफल आता है, शेषफल अगर यहाँ आ जाता है तो वो आपका सामान्य वर्ष रहता है। कौन सा वर्ष रहता है? यानी कि 2010 हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। अब यहीं पर अगर शेषफल नहीं रहता है, कोई वर्ष है जैसे 2008, इसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पे क्या होगा, ये पूरा कटेगा। ये पूरा कट जाने का मतलब ये क्या है, ये 2008 जो है ये आपका लीप वर्ष है। अब हम ये दोनों चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, मेन चीज हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्यों पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में नॉर्मल ईयर जो रहता है उसमें फरवरी का महीना जो रहता है, फरवरी, ध्यान से समझिएगा, फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है नॉर्मल वर्ष में। नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। लीप ईयर में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 29 दिन का। यही एक दिन जो डिफरेंस इसमें आ रहा है, यही हमारा जो है
सामान्य वर्ष और अधिवर्ष में डिफरेंस होता है। अधिवर्ष वाला जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर वाला 28 दिन का होता है। अब ये चीज आपने देखा होगा 4 साल बाद 29 तारीख तक आप फरवरी का महीना या कैलेंडर आप कोई भी उठा के देखिए, उसमें जो है हर 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 का हो जाता है। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में ये डिफरेंस है, ये समझ लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं या इसका यूज कहां पे होता है, दोनों बातें। सामान्य वर्ष हो गया, लीप ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। अब एक सवाल है आपसे कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है हमें 2000 ईयर दिया हुआ है, तो इसको हम नॉर्मल ईयर बोलेंगे या लीप ईयर बोलेंगे, वो तो हम डिसाइड करते हैं 4 से भाग देने पर। लेकिन इसको हम शताब्दी वर्ष भी बोलते हैं। शताब्दी वर्ष क्यों बोलते हैं? शताब्दी वर्ष वो होती है जिसमें 100 का भाग चला जाए, वो हमारी शताब्दी वर्ष होती है। 100 का भाग जाने का मतलब जिसमें पीछे कम से कम 2 जीरो हों। अगर 2 जीरो हैं पीछे तो वो वर्ष हमारी शताब्दी वर्ष कहलाती है। और जब भी शताब्दी वर्ष आएगी तो उसमें हम नॉर्मल ईयर या लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं। ठीक है, अब जब इसमें 400 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा और जब शेषफल 0 इसमें बचा तो शेषफल जब 0 है तो ये भी लीप ईयर हो गया हमारा। कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर। ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पे। हम बात करते हैं कि जो परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि उन्होंने पूछ दिया कि निम्नलिखित दिए हुए वर्षों में कौन सा वर्ष आपका शताब्दी वर्ष है, या फिर कौन सा वर्ष आपका अधिवर्ष है, या फिर कौन सा वर्ष आपका इसमें अधिवर्ष नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूं 2 क्वेश्चन को। आप एक तो इसमें ये बताइए मेरे को कि कौन सा वर्ष इसमें शताब्दी वर्ष है, कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है। एक तो ये बताना है कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है, और दूसरा इसमें हमें बताना है कौन सा वर्ष इसमें अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमें एक तो बताना है कि इसमें कौन सा शताब्दी ईयर है, और दूसरा हमें ये बताना है कौन सा इसमें लीप ईयर नहीं है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि हमें जो शताब्दी वर्ष रहता है उसमें 400 से भाग देना होता है। इसमें 400 से भाग देंगे अगर हम तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कम से कम पीछे 2 जीरो होने चाहिए जब भी वो 400 से डिवाइड होगा। तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है। दूसरा इसमें हम आते हैं, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा शताब्दी वर्ष है। ठीक है, शताब्दी अधिवर्ष है। तीसरी बात करते हैं 1628 में ये शताब्दी वर्ष नहीं है, और तो इसको 4 से भाग देकर चेक करेंगे। जब इसको 4 से भाग देंगे तो ये अधिवर्ष हमारा निकल के आएगा, और ये भी हमारा अधिवर्ष निकल के आएगा। ठीक है, ये भी अधिवर्ष है क्योंकि 4 से आप भाग दोगे, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, दोनों कट गया 4 से। इसमें 400 से भाग दोगे तो ये भी पूरा कट रहा है। इसमें 4 से भाग दोगे तो ये भी 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28, ये भी पूरा कट गया। अब इसमें 4 से भाग दोगे जब तो 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28, इसमें मतलब आपका 2 शेष बच जाता है। अब जब 2 शेष बचा है तो इसका मतलब ये वाला जो है अधिवर्ष नहीं है। उसने जो दूसरा सवाल हमसे पूछा था कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ये वाला ऑप्शन। ये वाला जो है अधिवर्ष नहीं है। और जो शताब्दी उसने पूछा था कौन सा शताब्दी अधिवर्ष है, तो शताब्दी अधिवर्ष कौन सा है? ये 1600, ये शताब्दी अधिवर्ष है। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया वर्ष, एक तो नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष के बारे में आपको बताया यहाँ पे सामान्य वर्ष। दूसरा मैंने आपको अधिवर्ष बताया, दोनों में क्या फर्क होता है वो मैंने आपको बताया। सामान्य वर्ष और अधिवर्ष मतलब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये दोनों बता दिया। शताब्दी वर्ष भी बता दिया, शताब्दी अधिवर्ष जो होता है वो भी आपको बता दिया। ये कैलेंडर में बहुत यूज होने वाली बात है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आएगी वो कैलेंडर का सवाल सॉल्व नहीं कर सकता, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा कैलेंडर के।
तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कैसे हम डिफरेंस पता करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, और कैसे हम एग्जाम में पता करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें उसमें वर्ष दिए हुए हैं, उसमें कौन अधिवर्ष है या नहीं है। जैसे सवाल में आ जाता है कि 2010 या 2015, 2017, 2020, ऐसे उसने ईयर दिए हुए हैं। उसने सवाल किया कि दिए निम्नलिखित जो वर्ष आपको दिए हैं उसमें से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, ऐसा सवाल आएगा, या फिर कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, ऐसे सवाल आएगा। तो इसमें अगर वो पूछता है कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने पे जिसमें शेषफल नहीं बचेगा वो वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा अधिवर्ष होगा। तो इसमें उसने पूछा कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो इसमें शेषफल बचेगा, इसमें भी शेषफल बचेगा, इसमें भी शेषफल आएगा, इसमें शेषफल नहीं आएगा, तो मतलब हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया सामान्य वर्ष अधिवर्ष के का डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ कैलेंडर में जो यूज होता है वो 7 डेज कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। अब 7 डेज कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 7 डेज कॉन्सेप्ट में क्या है कि दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सवाल में आता है ये प्लस माइनस का खेल। प्लस का मतलब होता है कि जब आपका सवाल दिया होगा तो उसमें लिखा होगा कि आज बुधवार है, तो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब जहां पे बाद आ गया वहां का मतलब है प्लस। और अगर उसने सवाल दिया कि आज बुधवार है और 2 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर उसने बोल दिया, तो जहां पे पहले शब्द यूज होगा वो आपका, पहले शब्द जब यूज होगा तो वो आपका क्या है, पीछे की बात कर रहा है, प्लस बाद की बात कर रहा है, तो बाद की मतलब उसके बाद की। आज बुधवार है, 2 दिन बाद क्या होगा, आज बुधवार है तो 2 दिन पहले कौन सा दिन था, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लस माइनस का बहुत खेल है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये जो 7 डेज कॉन्सेप्ट है इसमें क्या रहता है कि जब आपको सवाल में पूछा गया, इसमें एक चीज और समझिए आप, 7 डेज कॉन्सेप्ट में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलता है वो कुछ इस तरीके से आपको बताता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 3, 3, 6, 7, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। सबको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होता है मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है। अब जब सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बोलता है कि सप्ताह का पहला दिन होता है मंडे, तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो दूसरा दिन क्या होगा, ट्यूसडे, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 7वां दिन, या इसको हम 0, क्योंकि यहां से पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो आप 7 या 0, संडे को क्या बोल सकते हो, 7 या 0। ऐसे ही मंडे को 8 भी बोल सकते हो। 7 वाले 7 के कॉन्सेप्ट से चलोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से होता रहेगा। लेकिन हम संख्याओं को बड़ी छोटे में लिखते हैं। छोटे में लिखने के लिए, छोटे में आने के लिए, क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाता है, तो हम 7 को यहाँ से 0 मान लेते हैं, और जो 8 होता है वो फिर से 1 हो जाता है, 9 जो रहता है वो 2 हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, हर 7वें दिन के बाद जो है दिन रिपीट हो जाता है। अगर आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो 7 दिन बाद क्या होगा, 7 दिन बाद क्या होगा, इस तरीके से सवाल अगर आता है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। मंगलवार को इसने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है, मंगलवार को उसने बोला 2, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला, 7 दिन बाद, बाद का मतलब क्या है, प्लस। कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, तो यहाँ पे 7 को प्लस कर लीजिए। अब ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं ये 9 हो जाता है। और कैलेंडर में दिन निकालने के लिए, या जितना भी आपको 7 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन जो भी दिया हो, दिन निकालने के लिए इसमें सिंपल हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी टोटल आता है, 7 से डिवाइड करने पे जो शेष फल रहता है, 7 से डिवाइड करने पे जो शेष फल रहता है वही हमारा दिन आ जाता है। तो यानी कि 7 दिन बाद दोबारा से क्या होगा, 7 दिन बाद फिर से मंगल होगा। यानी कि वही पुनरावृत्ति की जो बात मैंने आपको बताई वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा हर सप्ताह के बाद दिन रिपीट होते हैं। आप सबको ये बात पता भी होगी। अब इसमें क्या रहता है कि जो हमारे 7
आप ऐसे कह लो 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद या 364 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। दिनों की पुनरावृत्ति होती है। 7 दिन को आप 1 सप्ताह बोलते हो, 1 सप्ताह। 14 दिन को आप 2 सप्ताह बोलते हो, 2 वीक, ठीक है। 21 दिन को 3 वीक बोलते हो, और 52 वीक, 364 दिन को क्या बोलते हो, 52 वीक, ठीक है। तो दिन यहाँ से रिपीट होते हैं। हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होगा, 14 दिन बाद भी दिन रिपीट होगा, 21 दिन बाद भी दिन रिपीट होगा, और 364 दिन बाद भी दिन रिपीट होगा। जब चेंज होता है तो दिनों की पुनरावृत्ति शुरू होती है हर बार। जैसे इस बार हम आपको बता देते हैं, समझिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पे बेस्ड कुछ सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि सवाल होता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गत परसों बुधवार था। क्या था? गत परसों बुधवार था। आगामी परसों कौन सा दिन होगा? आगामी परसों कौन सा दिन होगा? ठीक है, सवाल इस तरीके से आएगा, कौन सा दिन होगा। एग्जाम में आपको इस तरीके से सवाल दिया होगा। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे? आपको करना क्या है, बुधवार को हम किससे डिनोट करते हैं? बुधवार को हम 3 से दिखाते हैं। 3 तो ये हो गया। अब जो पहले गत परसों का मतलब क्या है? यहाँ पे गत परसों का मतलब है आज ये हो गया, यहाँ पे आज हो गया, ये कल हो गया आने वाला, ये परसों हो गया आने वाला, और इधर क्या होगा? ये कल हो गया, कौन सा? ये कल हो गया जो निकल गया, और ये परसों कौन सा है? जो जा चुका है, मतलब पहले का। तो इधर जब हम चलेंगे तो पहले की जब बात होती है, मैंने आपको बताया माइनस में, तो जो कल निकल चुका है वो उसको क्या दिखाएंगे? -1, क्योंकि ये 0 होता है। अब जो परसों था, पहले का जो परसों था वो क्या होगा? -2, और जो आने वाला कल है वो होगा 1, आने वाला परसों होगा 2, ये दोनों प्लस के। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है? गत परसों बुधवार था, आगामी परसों कौन सा दिन होगा? तो गत परसों बुधवार को हम क्या दिखाते हैं? बुधवार को हम 3 से, जो हमारा कैलेंडर बोलता है कि बुधवार को 3 से हम दिखाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया भी था, घड़ी बना के उसमें बताया था मैंने। तो जब बुधवार 3 हो गया, अब उसने क्या बोला है? गत परसों। ये गत परसों को हम किससे दिखाएंगे? -2 से। और आगामी परसों का वो पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। आगामी का मतलब आने वाला मतलब +2, क्योंकि परसों क्या है? 2। अब यहां पे क्या, कैलेंडर में जो माइनस प्लस होता है, इसका जोड़ या घटाना से कोई मतलब नहीं होता इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये हमें ये बताता है, ये हमें ये दर्शाता है यहाँ पे कि ये पीछे की बात हो रही है, मतलब आज के दिन से पीछे की बात हो रही है, आज के दिन से आने वाले आगे के दिनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे? ये दोनों 2 को जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ गया? 4, ठीक है। अब उसने पूछा कौन सा है? आने वाले परसों की बात पूछी है। ये 4 और ये 3, ये 4 और ये 3 टोटल हो गया, इसको प्लस कर देंगे तो ये टोटल हो गया 7। अब ये जो 7 है, जब 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिन निकालने के लिए मैंने बताया सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं दिन। तो जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या रहेगा? 0। और 0 हम किससे दिखाते हैं? 0 हम दिखाते हैं संडे से। संडे मतलब रविवार। तो यहां से क्या समझ आया कि गत परसों बुधवार था, तो आगामी परसों भी बुधवार ही आगामी परसों रविवार होगा। ठीक है, बताया कैलेंडर की क्लास में हमने आपको 7 डेज कॉन्सेप्ट बताया। नॉर्मल वर्ष और आपका जो है लीप ईयर होता है, उसके वो कैसे हम उसको निकालते हैं वो बताया। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा नॉर्मल वर्ष है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कैलेंडर का बता दिया है। इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे सवाल लेके आएंगे, आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एग्जाम में आ चुके होंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा।
तो जब वो क्वेश्चन लेके आऊंगा तो उनके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट इसके रह गए हैं वो मैं आपको उसके साथ साथ बता दूंगा। तो हमारी अगली क्लास देखने के लिए आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े हमारा, और हम आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे समझा सकें, आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता सकें। धन्यवाद दोस्तों।